वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 9 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आईएलओ के बारे में है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल लेवल के कुछ मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी हाल ही में एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। जब आईएलओ की एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया तो वहां पर कई सारे वर्कर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वर्कर यूनियन के, उन्होंने ऐसा कहा भारत के बारे में कि जो भारत में बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो एक्चुअली में लेबर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। इसी रेफरेंस में आईएलओ न्यूज में आया। जानते हैं क्या है आईएलओ? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो वर्क करती है लेबर्स की या जो वर्क की कंडीशंस हैं उनको बेहतर बनाने के लिए। इनका जो मैंडेट है वो ये है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर किया जाए और इसके लिए इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को बेहतर किया जाए। मोटो रहा आईएलओ's मैंडेट एज द बेसिस फॉर पीस इज एक्सप्रेस टुडे एज डिसेंट वर्क फॉर ऑल। इस फॉर्म में हेडक्वार्टर्ड है आईएलओ का। आईएलओ हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होता है और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोसॉक, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप यानी कि यूएनडीपी या डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आप कह सकते हो, उसका भी मेंबर है। यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलेशन बना के ये एम करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जाए। यूएनडीपी का फंडामेंटली गोल यही है ना कि जो एसडीजी है उनको पूरा किया जाए। अब इसे कब बनाया गया, अगर आप बेसिक हिस्ट्री में जाएं तो 1919 में फॉर द फर्स्ट टाइम आईएलओ को बनाया गया था, जब वर्साई की संधि हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्सलेस को साइन किया गया था वर्ल्ड वॉर वन के खत्म हो जाने के बाद। जब वर्साई की संधि को साइन किया गया तो इस बात के ऊपर भी जोर दिया गया कि अगर हम चाहते हैं कि जो पीस है वो पूरी दुनिया में रहे और लास्टिंग पीस रहे, मतलब वो पीस खत्म ना हो, ये तभी पॉसिबल है जब आप सोशल जस्टिस को इंश्योर करेंगे। इसी रेफरेंस में 1919 में आईएलओ बनाया गया। 1946 में हालांकि आपको पता है कि ये पीस लास्टिंग तो नो डाउट नहीं रही, क्योंकि 20 सालों के बाद ही हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेस किया, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसके पहले जो लीग ऑफ नेशंस बना था उसे भी खत्म कर दिया गया और यूनाइटेड नेशंस नाम की एक नई संस्था एग्जिस्टेंस में आई 1945 में। 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया तो 1946 में, यानी कि उसके एक साल बाद ही, आईएलओ को यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी का दर्जा दे दिया गया। आईएलओ में अभी 187 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें से 186 मेंबर्स तो यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स में से ही निकाले गए हैं। आईएलओ में एक मेंबर ऐसा भी है जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, एंड दैट इज कुक आइलैंड। कुक आइलैंड यूनाइटेड नेशंस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये आईएलओ का पार्ट है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये दुनिया की एकमात्र ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी है। ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी होने का मतलब यह है कि इसमें 3 पार्टीज शामिल होती हैं। पहला गवर्नमेंट, दूसरा एम्प्लॉयर्स और तीसरा वर्कर्स। ये सभी 187 मेंबर स्टेट से आते हैं और अपना रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हैं आईएलओ में। ये पूरा आर्टिकल आईएलओ के ऊपर रहा, उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में 18 मेंबर्स जो एलिफेंट्स के हैं, मतलब 18 हाथियों का या हथिनियों का एक जो ग्रुप है, यानी कि फीमेल एलिफेंट्स का जो ग्रुप है वो मूव करता हुआ दिखा। ये मूव कर रहा है गुडियट्टम और पेरनामबट्टू से, ठीक है, पेरनामबट्टू जो तमिलनाडु में है वहां से, और ये लगातार ट्रेवल कर रहे हैं कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर, या जो उनका पूरा एरिया है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उस ओर, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक्चुअली में पार्टनर की खोज में, यानी कि मेट्स की खोज में इतनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं या तय कर रही हैं, अगर स्पेसिफिक होकर कहा जाए तो। इसी रेफरेंस में कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आई। कहाँ है ये कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक एलिफेंट रिजर्व भी है, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये आंध्र प्रदेश की एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जहां पर आपको एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन मिलेगी।
पहले यहाँ पर एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी नेटिव फॉर्म में। पिछले 200 सालों में आसपास के एरिया से जो एलिफेंट्स हैं वो माइग्रेट करके इस रीजन में या इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गए हैं। जो कौंडिन्या सेंचुरी है, यहाँ पर आपको मिलेगा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और कुछ थॉर्नी स्क्रब्स भी मिलेंगे जो कि पेड़ों के बीच बीच में मिल जाएंगे। फौना की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, तो नो डाउट यहाँ पर एलिफेंट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको लगभग 78 इंडियन एलिफेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा येलो थ्रोटेड बुलबुल जो कि एक वल्नरेबल स्पीसीज है बर्ड की, वो भी आपको इसी सेंचुरी में मिल जाएगी। ये पूरा मामला रहा कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉन्जुगल राइट्स के बारे में है। स्टेट ऑफ पंजाब ने अभी हाल फिलहाल में एक बार फिर से राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो प्रिजनर्स की है उसे फर्दर किया है और जो कॉन्जुगल विजिट्स है इनमेट्स की उसे अलाउ कर दिया है। अभी कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगल विजिट्स क्या होती है, ये मामला क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अगर आप सेक्शन 9 में जाएंगे तो सेक्शन 9 कॉन्जुगल राइट्स की बात करता है। कॉन्जुगल राइट को मैरिज के इंस्टीट्यूशन के साथ क्रिएट किया जाता है। ये कॉन्जुगल राइट्स इस प्रकार के राइट्स हैं जहां पर हस्बैंड या फिर वाइफ को अपने स्पाउस के पास रहने का अधिकार इंश्योर किया जाता है। मतलब ये है कि जो एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ रह सकते हैं और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के साथ रह सकती हैं। ये कॉन्जुगल राइट्स जेंडर न्यूट्रल होते हैं, ये मेल या फीमेल स्पेसिफिक नहीं होते। दोनों को ही राइट है कि वो अपने स्पाउस के साथ रहने का क्लेम कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी राइज होती है जब कोई भी स्पाउस, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, वो एक दूसरे से अलग होकर रहने लग जाते हैं और इसके लिए वो कोई रीजन नहीं बताते, कोई कारण नहीं बताते। अगर आपको हस्बैंड या वाइफ किसी भी व्यक्ति को साथ में नहीं रहना तो फिर उन्हें डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि भाई आपको साथ में नहीं रहना, तो फिर आप फॉर्मली अलग हो जाइए। और डाइवोर्स के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो फिर उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। अब आपने ना तो डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है और ना ही आपने साथ ना रहने का कोई स्पेसिफिक रीजन बताया है, बस आप साथ में नहीं रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हस्बैंड या फिर वाइफ जो भी एग्रीव्ड हैं वो कोर्ट के पास जाकर अपने कॉन्जुगल राइट्स की मांग कर सकते हैं। कॉन्जुगल राइट्स का मतलब इन जनरल दाम्पत्य जीवन होता है जहां पर एक हस्बैंड को उसकी वाइफ के साथ या वाइफ को हस्बैंड के साथ रहने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी पार्टनर ऐसा करने से मना करता है तो दूसरा पार्टनर कोर्ट के पास जाके कॉन्जुगल राइट्स की मांग कर सकता है और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करता है कि जो दूसरे पार्टनर हैं उन्हें अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी एग्रीव्ड है उनके साथ रहना होगा। और अगर दूसरा पार्टनर कोर्ट के इस ऑर्डर को डिफाई करता है तो उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया जा सकता है। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कॉन्जुगल राइट्स जो भी कपल्स होते हैं उनमें किसी भी एक इंडिविजुअल को मिलेगा। आप बिना रीजन बताए खुद को अलग नहीं रख सकते। अब ये तो जनरल सेंस में कॉन्जुगल राइट्स की बात होती है, लेकिन ये सेम मामला तब आता है जब कोई एक व्यक्ति जेल में हो। वो पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, जिन्होंने कोई अपराध किया है और वो जेल गए हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो पर्सन ए हैं ये जेल में हैं, लेकिन इनकी वाइफ ने तो कोई अपराध नहीं किया और इस लिहाज से वो कॉन्जुगल राइट्स की मांग कर सकती हैं ताकि वो जो भी ऑफस्प्रिंग हैं, बच्चे हैं, उनको पैदा कर सकें और अपनी जो लाइफ है उसे कंटिन्यू कर सकें। ऐसी स्थिति में अगर कॉन्जुगल राइट्स की मांग की जाती है तो एक पर्सन जो जेल में है वो किस प्रकार से अपने कॉन्जुगल राइट्स को एक्सेस कर पाएंगे। ये मामला बहुत ही डिबेटेड रहा है और बड़ा ही पुराना रहा है। हमेशा से जो प्रिजनर्स का कॉन्जुगल राइट है उसे राइट टू प्राइवेसी के एम्बिट में रखा गया और इसी रेफरेंस में अभी इस चीज को अलाउ किया गया है। देखिए, कॉन्जुगल राइट्स को दो तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो पर्सन जेल में है, वो हस्बैंड है या वाइफ है, उन्हें पेरोल पर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी फैमिली लाइफ को कुछ समय के लिए लिव कर सकें, वहां पे रह सकें और अपने कॉन्जुगल राइट्स को एक्सेस कर सकें। या फिर जेल अथॉरिटी जेल प्रीमाइस के भीतर ही ऐसा अरेंजमेंट करें कि जो पर्सन बाहर हैं, हस्बैंड या वाइफ, वो कुछ समय उस प्रीमाइस में बिताकर अपने कॉन्जुगल राइट्स को एक्सेस कर सकें या जो इंटीमेट राइट्स हैं उनको एक्सेस कर सकें। अभी ये कहा गया है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो प्रिजन्स हैं उसमें कॉन्जुगल विजिट्स को अलाउ किया जाए, यानी कि प्रिजनर्स जो हैं वो प्राइवेसी के साथ अपने स्पाउस के साथ थोड़ा समय जेल के प्रीमाइस में बिता सकें, उसके लिए अरेंजमेंट्स किए जाएं। इसका इंपैक्ट क्या होता है? ज्यादातर रिसर्चेस में यह पाया गया है कि जो कॉन्जुगल विजिट्स होती हैं इसका जो भी प्रिजनर्स होते हैं उनकी हेल्थ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। साइकोलॉजिकल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं प्रिजनर्स के और जो उनकी मैरिटल टाइज होती हैं वो भी प्रिजर्व हो जाती हैं। वो फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते हैं
और जो होमोसेक्सुअलिटी या सेक्सुअल एग्रेशन के केसेस प्रिजन्स में देखने को मिलते हैं उसमें भी कमी आती है अगर प्रिजनर्स के कॉन्जुगल राइट्स को इंश्योर किया जाए। इसके भी आगे ये एक फंडामेंटल राइट है, जो प्रिजनर्स के स्पाउस हैं, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं या हस्बैंड या वाइफ जो भी बाहर हैं, उनके पास ये अधिकार है ना कि वो कॉन्जुगल विजिट्स कर सकें और अपने जो इंटीमेसी के राइट्स हैं उनको अटेन कर सकें, क्योंकि उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया है। इस लिहाज से फंडामेंटल राइट भी बन जाता है। जो प्रिजनर्स के राइट्स होते हैं उन्हें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है कई सारे फॉर्म में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में और इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में भी। देखिए, जिस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं ये राइट टू लाइफ और इनहेरेंट डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए लगभग सभी देशों में दिए जाते हैं। इससे फैमिली रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जाता है। सभी प्रकार के ट्रीटीज में आपको इस प्रकार के अधिकार मिल जाएंगे। ज्यादातर जो प्रिजन एक्ट हैं या फिर रूल्स हैं उन सभी देशों में जहां पर भी इस प्रकार के कानून होते हैं वहां पे फैमिली और सोशल रिलेशंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है और इस रेफरेंस में कॉन्जुगल राइट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो पूरा मामला कॉन्जुगल राइट्स का रहा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में है। G20 कंट्रीज के शेरपास की मीटिंग चल रही है इंडिया में। उन्हें हाल ही में इनवाइट किया गया है कुंभलगढ़ फोर्ट में कि वो उसे जाकर विजिट कर सकते हैं। इसी रेफरेंस में कुंभलगढ़ विजिट उदयपुर का न्यूज में आया। शेरपास G20 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उनकी अपनी मीटिंग होती है जहां पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया जाता है। कुंभलगढ़ फोर्ट ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटाडेल यानी कि फोर्ट है, दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में, मेवाड़ रीजन में। यहां पर देखिए, ये जो फोर्ट है इसे 15वीं सेंचुरी में राणा कुंभा जी के द्वारा बनाया गया था। ये 3600 फीट ऊंचा है और 36 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, उदयपुर शहर को घेरते हुए। कुंभलगढ़ फोर्ट में एक बहुत ही लंबी दीवार है और ये दुनिया में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दिया गया है। ये अरावली हिल्स या जो वेस्टर्न अरावली हिल्स हैं उनके वेस्टर्न पार्ट में या उस पूरे रीजन में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 7 फोर्टिफाइड गेटवेज इसमें हैं और कई सारे जैन टेम्पल्स भी हैं। इसमें एक बहुत ही फेमस लखोला टैंक है जो कि फोर्ट के भीतर है। इसे राणा लाखा जी के द्वारा बनाया गया था। मेवाड़ के बहुत ही लेजेंडरी किंग रहे हैं महाराणा प्रताप जी, ये उनका बर्थ प्लेस भी है। इस फोर्ट को कभी भी ब्रीच नहीं किया गया। इतिहास में कुंभलगढ़ फोर्ट को ब्रीच करने का जिक्र सिर्फ एक बार आता है, जब मुगल और आम्बेर की आर्मी ने एक साथ हमला किया था और यह फोर्ट उस समय ब्रीच किया जा सका था बिकॉज फोर्ट के भीतर पानी की कमी हो गई थी। सिर्फ यही एकमात्र ऐसा इंसिडेंट है जब इस फोर्ट को इन्वेडर्स के द्वारा इन्वेड किया जा सका है या ब्रीच किया जा सका है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में इसने सिटी को डिफेंस प्रोवाइड किया है। तो ये पूरा मामला कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में रहा। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गामा रे बर्स्ट के बारे में है, जिसे आप शॉर्ट में GRB कह सकते हैं। आप कल्पना करिए कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाए और आप इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की मदद से 100 मिलियन लाइट ईयर्स के एम्बिट में जितने भी स्टार्स हैं सबकी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा कर ले, जिसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी आ जाएंगी। तो इतनी सारी गैलेक्सीज और उनके स्टार्स की जो एनर्जी है आप उसे इकट्ठा करके एक सुपर गन में एक्यूमुलेट कर दें। मतलब आपके पास एक ऐसी गन है जिसमें 100 मिलियन लाइट ईयर्स के एम्बिट में जितनी गैलेक्सी हैं, जितने स्टार्स हैं, सबकी एनर्जी को आपने इकट्ठा कर लिया है और अब आप उस गन को शूट करेंगे। उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, स्टार्स को खत्म कर देगी। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बेकार की बातें हैं, मतलब इस प्रकार की इमेजिनेशन करनी भी क्यों है, इतनी ज्यादा एनर्जी हम कैसे पैदा कर सकते हैं। तो आपको इतना भी इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इंसिडेंट्स यूनिवर्स में होते हैं और इस प्रकार के इंसिडेंट को गामा रे बर्स्ट कहा जाता है। इसी रेफरेंस में अभी हाल ही में हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ एडिशनल डिटेल्स मिली हैं। 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने जो फोटोमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस हाल में किए हैं उनसे हमने जो किलोनोवा इंसिडेंट्स होते हैं हमारे यूनिवर्स में उनके बारे में कुछ स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशंस अटेन की हैं। इन इंफॉर्मेशंस की मदद से जो साइंटिस्ट हैं वो गामा रे बर्स्ट के बारे में और उनके ओरिजिन के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे।
अब आपके सामने एक नया और स्ट्रेंज सा टर्म आया है, दैट इज किलोनोवा। तो किलोनोवा क्या होते हैं? किलोनोवा एक्चुअली में एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट्स हैं, कुछ घटनाएं हैं जिसमें दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज करते हैं गामा रेस के फॉर्म में। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं। गामा रेस क्या होती हैं, अगर आप ये जानना चाहें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट से अगर आप इंफ्रारेड की तरफ जाएंगे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना एनर्जी का लेवल रिड्यूस होता चला जाएगा माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स के फॉर्म में। वहीं अगर आप अल्ट्रावायलेट रेस की ओर या अल्ट्रावायलेट एनर्जी की ओर ट्रेवल करेंगे, आप एक्स रे और गामा रेस की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको एनर्जी का लेवल बहुत हाई मिलेगा। मतलब जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेस की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी मिलती है। यानी कि गामा रेस में जो एक फोटोन आपको मिलेगा वो विजिबल लाइट के फोटोन की तुलना में मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इसीलिए इनके पास बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है। अब गामा रे बर्स्ट क्या होता है? देखिए, कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट्स हमारे यूनिवर्स में होते रहते हैं। गामा रेज दो तरीके से निकल सकती हैं। पहले तो समझते हैं कि गामा रेज बर्स्ट होता क्या है। ये एक प्रकार का बर्स्ट है, यानी कि विस्फोट है। इस विस्फोट में गामा रेज निकलती हैं जो यूनिवर्स में बहुत दूरी तक ट्रेवल करती हैं। ये बहुत ही ब्राइट होती हैं, हाई एनर्जी वाले रेडिएशंस होते हैं जो या तो स्टार्स के कोलैप्स करने पर या मर जाने पर निकलते हैं यूनिवर्स में, या दो स्टार्स के आपस में टकरा जाने पर, दो न्यूट्रॉन स्टार्स के आपस में मर्ज हो जाने पर निकलते हैं। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं, एक दूसरे के नजदीक आके, फिर जब वो अचानक से टकराते हैं तो बहुत हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी गामा रेस के फॉर्म में निकलती है। वो एक बीम की तरह निकलती है। अगर उसके सामने कोई प्लेनेट आ जाए तो उस प्लेनेट को चीर के आर पार निकल जाएगी और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगी। ये जो जीआरबी की एनर्जी होती है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। फ्रीक्वेंट मतलब बहुत ही कम सेकंड्स के लिए जीआरबी के बर्स्ट निकलते हैं, और ये जो गामा रेस बर्स्ट कुछ सेकंड्स के लिए निकलते हैं, उसमें जो एनर्जी एमिट होती है ना, वो हमारे सन के द्वारा जो एनर्जी एमिट की जा रही है वो पूरी लाइफ टाइम में 10 बिलियन लाइट ईयर्स की, या 10 बिलियन जो ये पूरा ईयर्स का टाइम होगा, उसमें वो जो एनर्जी रिलीज करेगा सन, उतनी एनर्जी वो विद इन सेकंड्स रिलीज कर देते हैं। ये डेथ्स और लाइफ का जो मामला है स्टार्स का हमारे यूनिवर्स में, उनकी अंडरस्टैंडिंग को भी एक्सप्लेन करने में कैपेबल होते हैं। जीआरबी दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट जीआरबी और लॉन्ग जीआरबी। जो शॉर्ट जीआरबी होते हैं ये बहुत ही कम सेकंड के लिए होते हैं। मतलब वो गामा रेज बर्स्ट जो 2 सेकंड से भी कम समय के लिए निकलते हैं, उन्हें शॉर्ट जीआरबी कहा जाता है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स बाइनरी कॉम्पैक्ट सिस्टम में आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे का चक्कर लगाने लग जाते हैं, ऐसे गोल गोल, फिर जब वो टकराते हैं ना, तो उनसे बहुत ही कम समय के लिए, 2 सेकंड से भी कम समय के लिए गामा रेज की बर्स्ट निकलती है, रेज निकलती हैं। उन्हें शॉर्ट जीआरबी कहा जाता है। लॉन्ग जीआरबी कब होते हैं? जब एक मैसिव स्टार मरता है, वो अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाता है और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस दौरान भी जीआरबीज का बर्स्ट निकलता है। ये बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। किलोनोवा क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं जो न्यूट्रॉन स्टार्स के आपस में मर्ज हो जाने पर, ब्लैक होल कन्वर्ट होने पर एनर्जी रिलीज करते हैं। किलोनोवा इन जनरल शॉर्ट जीआरबीज से कनेक्टेड है। तो ये तो हमने गामा रेज बर्स्ट के बारे में समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा बट इजी है, आपने समझ तो लिया ही होगा। 2019 में देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आया है कि हाल ही में साइंटिस्ट ने जाइंट ब्लैक होल्स के मर्जर को देखा, क्यों सिग्निफिकेंट है ये स्टडी? आंसर इसका बी है, ग्रेविटेशनल वेव्स को इस रेफरेंस में डिटेक्ट किया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्म किया है कि वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिकमेंडेशन को नहीं मानेंगे। क्या थी ये रिकमेंडेशन? 2004 में नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को बनाया गया और इसे ही रंगनाथ मिश्रा कमीशन भी कहा गया। 2004 में इसको बनाया गया था। इनको ये काम दिया गया कि आप लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको इवेल्युएट करिए। इनकी रिकमेंडेशंस काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई। आप उन्हें समझोगे तो आपको वो कंट्रोवर्सी भी समझ में आ जाएगी।
इस कमीशन को चेयर किया गया था फॉर्मर सीजीआई रंगनाथ मिश्रा जी के द्वारा। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को 2007 में सबमिट किया था। यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जैसे जब हम शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देते हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस रिलीजन स्पेसिफिक नहीं होता, उसके क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं। जो भी बैकवर्ड हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, उन्हें ट्राइब का दर्जा दे दिया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कि वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है। लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया जाता है वो रिलीजन स्पेसिफिक होता है। मतलब ये शेड्यूल्ड कास्ट हिंदूज में है, ये शेड्यूल्ड कास्ट मुस्लिम्स में है, इस तरीके से डिस्टिंक्शन कर दिया जाता है। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन ये दिया कि जिस तरीके से आप एसटीज का डेजिग्नेशन रिलीजन न्यूट्रल रखते हो, वैसे ही एससीज का डेजिग्नेशन भी रिलीजन न्यूट्रल रखो। जो एससी है वो एससी है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों हुआ? ये कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए हुआ क्योंकि समझिए, इन्होंने ये भी परमिट किया कि एक दलित कम्युनिटी का व्यक्ति जो हिंदू है, वो एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग करता है, इसलिए वो दलित है, वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में जाता है। अगर वो इस्लाम एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस खत्म हो जाएगा, क्योंकि कास्ट डिवीजन इस्लाम में वैसा नहीं जैसा कि हिंदुइज्म में है, तो उसका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो शेड्यूल कास्ट होने के नाते जो उसे बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे अगर वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में खुद को कन्वर्ट करता है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति दलित है हिंदुइज्म में, वो खुद को इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है, तो उसका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस खत्म ना हो, वो बना रहे। इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ऐसा करके तो हम कन्वर्जन को इंसेंटिवाइज करने लग जाएंगे। यह भी एक मेजर रीजन रहा कि सरकार ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिकमेंडेशन को मानने से इनकार कर दिया, और अभी इसी रेफरेंस में ये न्यूज में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के बारे में है। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आरबीआई का हाल ही में हुआ। यहाँ पे जीडीपी का जो फोरकास्ट है उसको लोअर किया गया है। पहले हमने बोला था कि 2022-23 में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी वो 7% की ग्रोथ अटेन करेगी, हमने इसे घटा के 6.8% कर दिया है। रीजन यही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, ग्लोबल लेवल पे स्लो डाउन चल रहा है और ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस भी टाइटन हो रही हैं। रेपो रेट को भी अभी इंक्रीज कर दिया गया है। एमपीसी ने रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करके 6.25 पे ला दिया है। 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं और यहां पे 35 बेसिस पॉइंट ऐड किया गया है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं एमपीसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये भारत में जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको डिसाइड करता है और मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है। कंपोजिशन की बात करें तो होते हैं 6 मेंबर, 3 होते हैं आरबीआई से, 3 आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जो 3 आरबीआई से होते हैं उसमें आरबीआई की गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। 3 जो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं उन्हें 4 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो डिसीजंस होते हैं वो मेजॉरिटी के बेसिस पे होते हैं। अगर टाई की कंडीशन आती है तो कास्टिंग वोट जो गवर्नर होते हैं उनकी तरह दिया जाता है। इनकी मीटिंग साल में 4 बार होती है। यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, जवाब मैं नहीं दूंगा, आप देंगे कमेंट बॉक्स में। 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। आरबीआई ने अगर एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को ऑप्ट किया है तो इससे क्या नहीं होगा? 3 ऑप्शंस या 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडर्ड जो स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है यानी कि एमएसएफ रेट है वो इंक्रीज होगा, इससे बैंक रेट और रेपो रेट कट होगा। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में। आइए रिवीजन करते हैं। आईएलओ 1944 में बना, एकदम गलत है। ये 1919 में बनाया गया था। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुद्ध रूप से गलत है, अरुणाचल प्रदेश में यहां पर दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी गलत हो गया। कुंभलगढ़ फोर्ट ये राणा कुंभाजी की द्वारा 15वीं सेंचुरी में बनाया गया, सही बात है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये वेलफेयर, सेफ्टी, स्किल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट से एसोसिएटेड है, ये गलत है। ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के इशू से रिलेटेड है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।